अच्छा, आज हम क्वेश्चन देखेंगे 21 से लेकर के। ठीक है, 2020 का बेसिकली GS1 हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स। तो सबसे पहले देखो 21 विद द रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो देखो, अगर इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको अगर बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ना, तो छोड़ देना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन। दिस विल लीड टू द नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए ही देती है यूपीएससी, राइट। एंड अगर आपने डेफिनेटली अगर इसमें से एक भी ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, डुएबल है ना। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बेसिकली बिल्कुल नहीं जानते इन तीनों के बारे में, है ना। अब इसका आंसर बेसिकली बी है, 2 एंड 3, राइट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, तो आपका बात आता है स्थाविरावदिन्स, ये बेसिकली बिलोंग टू द महायान बुद्धिज्म है। क्या ऐसा है? दूसरा बात आती है जो आपके हम बात करते हैं कि जो लोकोत्तरवादी है संप्रदाय, वो बौद्ध धर्म से बौद्ध धर्म के जो बेसिकली महायान महायान संघिका है, उसका ऑफशूट है क्या? थर्ड बात करते हैं कि जो द डेफिकेशन ऑफ बुद्धा वाई महासंघिकास फोस्टर द महायान बुद्धिज्म। देखो, अब बहुत ही सिंपल एलिमिनेशन के थ्रू कॉमन सेंस से करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। पहला, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो कि ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 आर रिलेटेड एंड सेम। कैसे सेम? मतलब सिमिलर लुकिंग, सेम नहीं एग्जैक्टली, सिमिलर लुकिंग, राइट। महायान बुद्धिज्म के यहाँ पर भी रेफरेंस है, महायान बुद्धिज्म का यहाँ पर भी रेफरेंस है, यानी कि वन ऑफ देम शुड बी करेक्ट, एक इनमें से सही होगा। ठीक है, तो आपको वो करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो क्या है कि डीइफिकेशन, डीइफिकेशन का मतलब होता है कि बेसिकली देव यानी कि भगवान की तरफ पूजना। तो बुद्ध को भगवान की तरफ महायान ने पूजा था, इतना आपको पता है। तो बेसिकली ये वाला आपका स्टेटमेंट हो गया सही। ठीक है, तो 3 वाला ऑप्शन अगर आपका सही होता है, तो फर्स्ट वाला आपका वैसे ही गलत हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट वाला हटा दो, ए एंड डी, तो बचा आपके बी एंड सी। यहाँ पर आपकी 50-50 प्रोबेबिलिटी है ना। अगर आपको अब देखना है कि क्या क्वेश्चन नंबर 2 सही है, क्या स्टेटमेंट नंबर 2 सही है क्या, देखो। अगर मैं आपसे कहूं, यहाँ पर भी एक बेसिकली प्रिंसिपल लगता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी, और वो लगेगा बेसिकली जब भी आप ऐसी सिचुएशन में हो जब आपके पास ऑप्शन हो ऑप्शन 2 एंड 3 और 3, यानी कि एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट सही है, तो आप जाओगे एक से ज्यादा सही स्टेटमेंट के बाद, है ना। 10 आउट 10 में से 8 स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे अगर आप इस वाली प्रोबेबिलिटी के साथ गए तो। ठीक है, क्या? अगर बेसिकली हम बात करते हैं कि 2 ऑप्शन है और एक एक ऑप्शन है, अगर आपको उनमें से एक चुनना है तो गो विद द मोर ऑप्शंस, राइट। अच्छा देखो, एक चीज और बता रहा हूं मैं, यहाँ पे कोई नहीं बताएगा आपको। इस तरीके से अगर आपने सोचा ना एग्जाम में, तो कोई रोक नहीं सकता आपके एग्जाम को। देखो, लोकोत्तरवादी सेक्ट वाज एन ऑफशूट ऑफ महासंघिका और बुद्धिज्म। अगर इसको आपको वैलिडेट करना है ना, तो किस तरीके से करोगे? लोकोत्तरवादी, अगर आपको जरा सी भी नॉलेज है लैंग्वेज की, तो आप ये सोचते हो लोकोत्तरवादी क्या होता है। लोकोत्तरवादी यानी कि बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, राइट। लोकोत्तर, इस वर्ल्ड से भी बियॉन्ड। अगर हम बात करते हैं बुद्ध को, अगर कोई लोकोत्तरवादी मान सकते हैं, तो वो कौन हो सकता है? आपके महासंघिकावादी। बिकॉज महासंघिकावादी से ही महायान निकला है आपका, है ना। तो ये सही है कि नहीं? किस तरीके से ऑफशूट ऑफ महासंघिका, वाई? क्योंकि देखो, अगर बुद्ध को कोई ने लोकोत्तरवादी कहा है ना, तो वो डेफिनेटली उनको एज अ फॉर्म ऑफ डीटी देखते हैं, भगवान की तरह देखते हैं, क्योंकि जो इस दुनिया से बियॉन्ड है, तो भगवान ही हो सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू दिस लोकोत्तर महायान बुद्धिज्म, है ना। तो हीनयान तो इसमें बिलीव करते नहीं है, राइट। तो आप इस तरीके से भी दे सकते हो कि अगर आपको इतना पता है कि महासंघिका रिलेटेड टू द महायान, और अगर आप यहाँ पर भी देख लेना, है ना, तो थर्ड वाले क्वेश्चन को अगर आपने सही बता दिया, तो दिस कैन बी डूएबल आराम से। ठीक है, और एलिमिनेशन के थ्रू तो जा भी रहा है वो। ठीक। अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपके इसमें बेसिकली पूछा गया है कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, उसका बेसिकली कौन सा इम्पैक्ट जो है फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी, 19th सेंचुरी में पड़ा सबसे ज्यादा। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी क्या है? आपके 1800 से लेकर के 1850 तक, है ना। तो इसमें देखो, मशीन पहला था आपका इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर रूल्ड। फिर आता है आपका मशीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन टेक्सटाइल इन लार्ज नंबर्स। ऐसा तो है नहीं ना कि इंडिया में थोड़ी ना कोई मशीन आई है तो उड़ा दो आप। रेलवे लाइंस वर लेड ऑफ इन मेनी पार्ट, बिल्कुल भी नहीं। 1864 1851 के बाद ही बेसिकली रेलवे लाइंस डलना स्टार्ट हुई। नेक्स्ट, हैवी ड्यूटीज आर इम्पोज्ड ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर। क्यों होगा भाई? बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की खराब कर दी, पूरा मार्केट खराब कर दिया हैंडीक्राफ्ट्स का। यहाँ पर जो लोग थे सब बर्बाद हो गए इन सबको लेकर के, बिकॉज चीप प्रोडक्ट आता था ना वहां से, तो वो वही लोग खरीदेंगे। तो वेरी बेसिक
हिस्ट्री की नॉलेज यहाँ पर पूछी गई है आपसे। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ ये देखो, ये वाले क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडियन हिस्ट्री में बेसिकली इसको आपको जो फॉलोइंग इवेंट्स है इनको क्रोनोलॉजिकली लगाना है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो पहला आता है आपका प्रतिहार्स का राइज किंग भोज के अंदर, पल्लवास का स्टैब्लिशमेंट महेंद्र वर्मन फर्स्ट के अंदर, एंड उसके बाद चोला परंटक फर्स्ट के अंदर स्टैब्लिशमेंट, एंड पाला का बेसिकली फाउंडेशन गोपाल के द्वारा। सब स्टेटमेंट करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, चंगा। देखो अब ना, देखो कितनी इजीली तरीके से मैं यहाँ पे आपको इस वाले क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, मान जाओगे आप, ठीक है, इस चीज को भी। सबसे पहले बात आती है, आपको बिल्कुल भी नहीं पता भैया क्या करें, कौन सा करें, तो यहाँ पर आपको पहला दे रखा है 3 और 2 सबसे पहले आएंगे, यानी कि 3 और 2 में से एक ऑप्शन आपका पहले आएगा, सही, राइट। 1/4 आ नहीं सकते। अब यहाँ पर अगर आपको पढ़ो, बहुत ध्यान से पढ़ो इसको। पल्लवास का स्टैब्लिशमेंट महेंद्र वर्मन फर्स्ट के अंदर, और चोलास का स्टैब्लिशमेंट परंटक फर्स्ट के अंदर। थोड़ी सी बैकग्राउंड थोड़ा भी पढ़ा होगा ना आपने, जो कि पढ़ना पड़ेगा आपको मिडाइवल के अंदर। तो चोलास आर द फिड्यूशरी, चोलास वर द फिड्यूशरी ऑफ द पल्लवास। फिड्यूशरी थे, बाद में इन्होंने पावर गेन करी थी जब इनका डिक्लाइन हो गया था पल्लवास का, है ना। तो बेसिकली 2 इज द, यहाँ पर फर्स्ट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो बी और सी आप हटा दो, बी और डी हटा दो, बेसिकली ए और सी में से आपका एक क्वेश्चन, तो 50-50 चांसेस तो आपके यहीं पर ही बन गए, है ना। अच्छा, एक और मैजिक दिखाऊं, देखो इसके अंदर कितनी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे रखी है। आपने ट्रिपरटाइट स्ट्रगल के बारे में सुना होगा, है ना। कौन कौन के बीच में था? गुर्जर प्रतिहार, पालास एंड राष्ट्रकूटास। ये बहुत ही वेरी बेसिक चीज है। अब देखो, अगर उस टाइम पे अगर हम बात करते हैं, तो किंग भोजा ने के टाइम पे प्रतिहार रीच पे थे, अपने टोटल पावर पे, है ना। और गोपाला तो स्टार्ट ही करा था भैया। गोपाला ने तो बेसिकली आपकी डायनेस्टी क्या करी थी, फाउंड ही करी थी, है ना। तो बेसिकली प्रतिहार ने राइस पे थे पावर में। तो डेफिनेटली हम बात करें, और चोलास का यहाँ पे स्टेब्लिशमेंट हो गया था परंटक के टाइम पे। अगर हम इन जनरल भी देखें, अगर ऑप्शन नंबर 2 फर्स्ट है, तो पहले किसी डायनेस्टी का फाउंडेशन पहले होगा या राइस पहले होगा? डेफिनेटली फाउंडेशन पहले होगा। तो फोर्थ का फाउंडेशन पहले, यानी कि अगर आप 2 के बाद फोर्थ अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो ये वाला आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। इतना भी अगर आपने सोच लेना कि पहले फाउंडेशन ही तो होगा ना, राइस कैसे होगा ये बताओ। और प्रतिहार, चोलाज और पालाज आर द पार्टीज इन द ट्रिपटाइट स्ट्रगल। तो ये तो जब जब तीनों ताकतवर होंगे तभी तो लड़ेंगे ना एक दूसरे से। मान लो प्रतिहार भी राइज कर रहे हैं, चोलास का भी स्टेब्लिशमेंट हो गया और काफी पावरफुल है, लेकिन उसके पहले पालास को भी पावरफुल होना पड़ेगा, उसके लिए उनको पहले डायनेस्टी फाउंड करनी पड़ेगी, गोपाला ने जो करी थी। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, ये उस टाइम पे आपको जो है याद आना काफी जरूरी है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर पूछा है कि द नेचर ऑफ, इसमें क्या बेसिकली डिफाइन करता है हुंडी वर्ड को, है ना। पोस्ट हर्ष पीरियड, पोस्ट हर्ष पीरियड में क्या बेसिकली इसको रिफर करता है, हुंडी को। अब ये मुझे भी नहीं पता, चलो आपको भी नहीं पता, है ना। तो इसमें किस तरीके से एलिमिनेट करेंगे, तो वही सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट्स। सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट कौन कौन से यहाँ पर, बी और सी। अ डायरी टू बी मेंटेन फॉर द डेली अकाउंट्स, अकाउंट से रिलेटेड है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेफिनेटली ये भी अकाउंट्स और फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप डी को और ए को डेफिनेटली क्या कर दोगे? अच्छा, तो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को आप देखो, इसमें मैंने आपको बताया भी, है ना, हालांकि वो रिकॉर्ड नहीं हुआ इसलिए मैं दोबारा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो कि जो देशर कथा है बेसिकली सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखी है फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट से आपको यहाँ पे चूज करना है। पहला ये, दूसरा है, तीसरा है। अब देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। कि बेसिकली जो आपके फ्रीडम स्ट्रगल या फिर आपके जो फ्रीडम मूवमेंट है, रिवोल्यूशनरीज है ना, मूवमेंट्स है, उनसे रिलेटेड कोई भी बात अगर यूपीएससी ने कभी कोई स्टेटमेंट में पूछी, तो उसको पॉजिटिव ही शो करेंगे, वो डेफिनेटली पॉजिटिव ही शो करेंगे, पॉजिटिव स्टेटमेंट ही यहाँ पर आएगा उससे रिलेटेड। तो क्या पहला, देखो जेनरिक भी है, अगर कोई बुक में कोई बुक दे रखी है, तो उस टाइम पे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, तो वो कॉलोनियल माइंडसेट के एंटी में ही रहेगा। दूसरा, ये भी सेम पॉजिटिव पॉजिटिव, तो 1 और 2 आपके सही, तो बी और सी तो वैसे एलिमिनेट हो जाएंगे। थर्ड देखो, देश बाय दूसकर, क्या वो रीजन ऑफ बंगाल से रिलेटेड है क्या? नहीं, देखो यहाँ पर वर्ड को तोड़ो, वर्ड को तोड़ना जरूरी है। देशर कथा, इट्स रिलेटेड टू द देश, ना कि किसी पर्टिकुलर रीजन जिसके बंगाल यहाँ पर दे रखा है ना। तो उस टाइम के फिलोसफर्स, राइटर्स और ये जो लिटरेचर होते थे, बेसिकली क्या करते थे, उनके उनका माइंडसेट इस तरीके से रहता था कि इंडिया इज अ नेशन है, नेशन स्टेट है ना, भारत माता है हमारी, ना कि टुकड़े बेसिकली टुकड़े है ना, ऐसा तो नहीं सोचेंगे ना, तो डेफिनेटली
उससे रिलेटेड यहाँ पे चीजें हैं। तो ये वाला ऑप्शन वैसे आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, है ना। तो आपको आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे देखो बहुत ही बेसिक नॉलेज चेक करने के लिए यहाँ पे वाला क्वेश्चन पूछा, गांधी इरविन पैक्ट के बारे में पढ़ा होगा डेफिनेटली। अब यहाँ पर ये वाला फोर्थ स्टेटमेंट देखो, इसमें लिखा है रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स जिनका बेसिकली जो वायलेंस के लिए चार्ज नहीं है ना, जिन्होंने वायलेंस नहीं किया। अब देखो यहाँ पर बात आती है, आपने भगत सिंह सुखदेव राजगुरु वाला केस तो सुना ही होगा कि उनकी फांसी रुकाने के लिए गांधी, चलो उसके बारे में जो है हम कहीं इन डिटेल डिस्कस करेंगे, बहुत सी परतें हैं वो खोलने बाकी उसकी। तो बात करते हैं सारे स्टेटमेंट की, तो ये वाला स्टेटमेंट आपको सही लगेगा क्योंकि उन्हीं को छोड़ा गया था जिन्होंने वायलेंस नहीं किया था। ठीक है, फोर्थ अगर सही है तो आप 3 वाला एलिमिनेट कर दो, आप 1 एलिमिनेट कर दो। ठीक है, बच्चा आपके बी और डी, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या आती है, बेसिकली गांधी ने पैक्ट किया था कि आप हमारी बातें माने, हम आपकी मानते हैं। तो गांधी जी ने एक्सेप्ट कर लिया था बेसिकली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाना, है ना। तो फर्स्ट आपका वैसे सही है, राइट। और दूसरी बात, अगर फर्स्ट वैसे सही है तो आपका डी वैसे गलत हो जाएगा, है ना। तो दूसरा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस ले लेंगे भैया, इस तरीके से यहाँ पे बात हुई थी, तो D3 आपका गलत है। अच्छा देखो, इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होते हैं 28 में, बेसिकली विट बेसिकली यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विटाल विंदनसक, ये वाली जो किताब है ये बेसिकली मंथली जनरल है, टू हैव द अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट ऑडियंस, किसने पब्लिश की थी, है ना, कौन पब्लिक करता था। देखो, अब यहाँ पे 4 नाम दे रखे हैं, 3 आपके बहुत ज्यादा जो है आप पढ़ रखे होंगे उनके बारे में, ज्योतिराव फुले, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर, है ना। कंफ्यूजन होगा यहाँ पे आपको क्योंकि ज्योतिबा फुले ने भी SC ST अनटचेबल के लिए काम किया, गांधी ने भी किया और भीमराव अम्बेडकर ने भी किया। लेकिन गोपाल बाबा वलंकार, इनके बारे में आपने ज्यादा सुना नहीं होगा, है ना। तो ये अनसंग हीरोज हैं, हालांकि इनके बारे में अगर आपने सुना नहीं तो आपको इतना अंदाजा जरूर हो जाएगा कि जब आपने इन तीनों को पढ़ा होगा, इनकी पब्लिकेशंस पढ़ी होगी इतना, तो आपको इतना अंदाजा रहेगा कि ऐसा हमने कुछ ज्योतिराव फुले के बारे में नहीं पढ़ा, गांधी के बारे में नहीं पढ़ा और भीमराव अंबेडकर के बारे में नहीं पढ़ा। तो आपको वहां पर कॉन्फिडेंस इतना बताना पड़ेगा अपने अपने रीडिंग पर कि हमने इनके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है आपके गोपाल बाबा वालंगा। इसका देखो एक ही तरीका, ये एक तरीका जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसके अलावा कोई तरीके से ये वाला क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज द, ये वो वाले क्वेश्चंस होते हैं, क्या बोलते हैं, एपिस्टेमोलॉजिक, है ना। तो या फिर हम बात करते हैं सिंगल स्टेटमेंट जो आपके बेसिकली रहते हैं, इसमें या तो सही होगा या गलत होगा, दो ही ऑप्शंस रहते हैं, राइट। तो ये उस तरीके के क्वेश्चन है जहां पर आपको अपनी रीडिंग और अपनी प्रैक्टिस पे भरोसा रखना पड़ेगा, रिवीजन पे। ये देखो फिर से आगे जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे यहाँ पे कि विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कुल्यवाब और द्रोणावाब, ये बेसिकली किसको डिनोट करते हैं, है ना। तो वही सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट्स आ गए इस वाले में भी, मेजरमेंट ऑफ लैंड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड। देखो इसका एक तरीका तो ये है कि आपको पता है ना, जो कि बहुत कम चांसेस बता रहा हूं मैं, पढ़ भी सकते थे आप, है ना, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि कोई पढ़ के गया हो इस चीज को, राइट। तो यहाँ पर हम देखें तो सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट्स ये हैं, तो इनको हटा दो आप। वैसे भी यूपीएससी रिलीजियस रिचुअल से रिलेटेड बातें करती भी नहीं है ना। तो इसको भी हटा दें आप, है ना। तो बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ लैंड और क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड। तो ये आपको जब भी इस तरीके की स्टेटमेंट देखें, गो विद द वाइडर जो एस्पेक्ट होता है, गो विद द वाइडर ऑप्शंस। अब यहाँ पर देखो, इसको इसको क्या कर दिया, नेरो कर दिया। नेरो नहीं करा के स्पेसिफिक पूछ रहा है अर्बन लैंड के लिए। तो अगर इस तरीके के ऑप्शंस हैं और आपने क्वेश्चंस कम करें तो आई सजेस्ट कि आप इस तरीके के क्वेश्चन चूज करें, एंड इसका आंसर आपका मेजरमेंट ऑफ द लैंड। ठीक है, क्यों मैंने कहा ऐसा, क्योंकि देखिए वाइडर में जो है वो इसके अंदर ये भी आ ही जाएगा ना, राइट। ओवरऑल अगर आपने ये चूज किया विच इज अ नेरोवर, तो आपका वैसे ही गलत हो जाएगा, है ना। तो गो विद द वाइडर कॉनोटेशन एंड जिसका वाइडर मीनिंग निकलता हो। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आप जो इजीली कर लोगे, इसमें से कौन सा रूलर जो है बेसिकली अपने सब्जेक्ट्स को एडवाइस करता है थ्रू द इंस्क्रिप्शन। इसके अंदर ये वाली डिवोशन सेक्ट के बारे में बातें हैं, है ना। एंड दूसरे सेक्ट को इंजर ना करें आप, ये सब चीज इस तरह की चीजें, रिस्पेक्ट करें सबके। तो इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड जब भी हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा किसके बारे में हम बात करते हैं, अशोका के बारे में, अशोका के बारे में बात करते हैं डेफिनेटली। तो इसका आंसर अशोका ही है। तो अपने इंस्टीट्यूशन पे भरोसा रखना, इंस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चन में मोस्टली चांसेस है कि अशोका इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब आप कहोगे कि नहीं ऐसा कंपलसरी तो नहीं है, क्योंकि समुद्रगुप्त ने भी काफी इंस्क्रिप्शन छपवाया, हर्षवर्धन ने भी और कृष्णदेव ने भी, है ना। और बौद्ध से भी रिलेटेड इसमें से दो तो कृष्णदेव और अशोक तो, है ना। अब देखो यहाँ पर देखो थोड़ा सा समझने की जो है जरूरत है। समुद्रगुप्त जो है आपके वॉरियर है, राइट, वॉरियर है आपके। तो ये इन्होंने अपनी जो प्रशस्ति है इन्होंने अपनी छपवाई ना, वो इनके कारनामे छपवा है बेसिकली, है ना।
एंड यहाँ पर डिवोशन की बात की गई है, रिलीजियस सेक्ट की बात की गई है, और इस तरीके की बातें की जो अशोका से ज्यादा कनेक्ट करते हो आप, बिकॉज आफ्टर द कलिंगा वॉर वाली थ्योरी, है ना। हालांकि वो सही कितनी है वो मैंने बताया मेरे वन ऑफ द लेसन में, लेकिन चलो ठीक है, इतना नहीं सोचते उसके बारे में। ठीक है, तो गो विद दिस अप्रोच। देखो ये जरूर है जो आपका क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ है, लेकिन दिस कैन बी डूएबल, ओके। सो कल्चरल हिस्ट्री के रेफरेंस में बताइए कि बेसिकली परमितास कौन थे, उनका डिस्क्रिप्शन दीजिए। फिर आता है कि ये अर्लीस्ट धर्मशास्त्र टेक्स्ट है ना, जिनको सूत्रष्टा में लिखा गया। सॉरी। नेक्स्ट फिलोसॉफिकल स्कूल्स है दैट डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। यस। थर्ड आता है परफेक्शन whose attainment led to the बोधिसत्व पाथ। एंड नेक्स्ट आता है आपका पावरफुल मर्चेंट गिल्ड्स ऑफ अर्ली मिडाइवल साउथ। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में ना आपकी बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है अगर आपने बुद्धिज्म वगैरह पढ़ा है तो। और यूपीएससी की एक खासियत और बताता हूं मैं आपको, यूपीएससी की एक खासियत और बताता हूं कि अगर क्वेश्चन में, यूपीएससी में ना, अगर क्वेश्चन में जैनिज्म और बुद्धिज्म से रिलेटेड कोई एस्पेक्ट दे रखा है ना, तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि वो सही होगा। ठीक है। तो यूपीएससी में अगर आप कहीं भी बुद्धिज्म या जैनिज्म से रिलेटेड कोई बात पूछी गई हो, सिर्फ उसके अंदर यही है, उसके अलावा अदर ऑप्शन है, तो गो विद द बुद्धिज्म या जैनिज्म। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और वेरी वेरी बेसिकली प्रूवन। राइट। सो यहाँ पर बुद्धिज्म से रिलेटेड कौन सा है, ये वाला बोधिसत्व पाठ। लेकिन देखो परमितास जिन्होंने पढ़ा है ना, तो अशोका के टाइम पर भी इससे रिलेटेड काफी सारी बातें हैं, अशोक की जो बेसिकली आपने धर्मचक्र परिवर्तन, ये सब बहुत सी चीजें हैं जो अगर आपने पढ़ा है तो, है ना, बुद्धा से रिलेटेड परमिताज। तो जब आप बात करोगे जब हम बात करते हैं पढ़ते कल्चर में महायान बुद्धिज्म, है ना, उसके बाद हीनयान बुद्धिज्म, थेरावाड़ा, तो उसके टाइम पे परमिताज का जिक्र होता है, डेफिनेटली होता है। ठीक है, तो परफेक्शंस हुज अटेनमेंट लेड टू द बुद्धिसत्व पाथ, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपको लगना होगा इतना सब बोल रहे हैं, एग्जाम के टाइम पे पता चलता है, यस डेफिनेटली। बोल यहाँ पर हम बोल सकते हैं बिकॉज हम एक रूम में वेट करके इस चीज को रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं आराम से डिटेल में सर्च करके, है ना। लेकिन एक चीज आपको बात याद रखनी पड़ेगी, अगर हम प्रीवियस ईयर्स के एनालिसिस नहीं करेंगे ना, तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड एक्चुअली कि क्या यूपीएससी चाहता है आप सबसे। और प्रीवियस ईयर से मैं सच बता रहा हूँ आपको, 10 से 12 क्वेश्चन आप करके ले जाएंगे अगर अगर आपने अच्छे से एनालाइज किया हो जाए, या फिर उन्हें अटेम्प्ट करने की अप्रोच अगर आपने सीख ली तो, और वो इसी तरीके से अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। इट्स नॉट टोटली अंडरस्टैंड, बेसिकली डिपेंड्स ऑन द रोट लर्निंग और बेसिकली नॉलेज। अगर ऐसा होता तो क्या ही कर सकता था इंसान, राइट। बिकॉज ये सब चीजें करना भी बहुत जरूरी होता है इन सब इस तरह के एग्जाम्स के लिए एक्चुअली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, कि जो इंडियन हिस्ट्री है इसमें रखमाबाई केस किससे रिलेटेड है। तो वुमेन राइट्स टू गेन एजुकेशन, एज ऑफ कंसेंट, एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। देखो वेरी वेरी, देखो क्या चाहता है यूपीएस, यहीं पर से तो निकलते हैं ऐसी चीजें। टाइम पीरियड देखो 1884, यस 1884 के बारे में टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पे महिला को इतना अधिकार ही नहीं है कि वो एजुकेशन और इन सब की बातें करे, राइट। तो यहाँ पर हम पहले तो बात करेंगे, अगर पहला आपका क्वेश्चन इस तरीके से गलत हो जाता है, पहला वाला स्टेटमेंट, तो आपका आंसर तो वैसे निकल के आ जाएगा, है ना। सेकंड, सेकंड यहाँ पर मैं इसे पीछा नहीं छोड़ूंगा आपका। देखो इसको ध्यान से देखो। सेकंड, एज ऑफ कंसेंट एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, दाम्पत्य रिलेशन, यानी कि जो शादी के बाद जो रिलेशंस होते हैं वो सब चीजें। तो इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली किस तरीके से उससे रेस्टिट्यूट करे पाए, बेसिकली ये है ना। तो ये बेसिकली एज ऑफ कंसेंट का मतलब क्या है, कि शादी, है ना, और उससे अलावा जो बेसिकली मैरिज या उससे रिलेटेड सेक्सुअल कंसेंट की जब बात करते हैं तो ये उससे रिलेटेड है। तो ये दोनों आपस में इतने ज्यादा डीपली रिलेटेड है ना, और ये बिल्कुल ही सबसे अलग ऑप्शन अगर आपको यहाँ पे कोई दिख रहा है तो उसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, सो दीज आर टू डीपली रिलेटेड एंड दिस इज नॉट एट ऑल रिलेटेड विद द रकमावाइज केस। अब देखो अगर एक केस के अंदर हम बात कर रहे हैं जो कंसेंट की, कंजुगल राइट की, तो उसी केस के अंदर वुमेन राइट्स की बात करना इट्स नॉट राइट रेशनली, अगर हम सोचे तो इट्स नॉट पॉसिबल। अब ये तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका कि इंडिगो कल्टीवेशन जो है इंडिया में डिक्लाइन कर गया था 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में, है ना, 90 मतलब जो 1900 से लेकर के स्टार्टिंग में 1930-40s तक। तो इसका रीजन क्या था, है ना। तो पहला आता है आपका पीजेंट का रेजिस्टेंस बाय ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ द प्लांटर्स। सेकंड, अनप्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ द न्यू इन्वेंशंस, है ना। यहाँ पर आपको थोड़ी सी नॉलेज और थोड़ी सी पढ़ाई की बहुत जरूरत है। नेशनल लीडर्स अपोजिशन टू द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो एंड गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्लांटर्स।
ये क्वेश्चन अगर आप एकदम से सामने आएगा तो डेफिनेटली घबरा जाएगा इंसान। लेकिन अगर आपने थोड़ा भी बैकग्राउंड या वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ी है, इंडिगो रिवॉल्ट भी पढ़े है, तो उसमें आपको पता होगा कि जब वर्ल्ड मार्केट में जर्मन डाइस वगैरह आ गई थी, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, इंडियन इंडिगो की क्या हो गई थी, मार्केट वैल्यू खत्म हो गई थी। अनप्रॉफिटेबल थे ये लोग। ठीक है। तो ये बेसिकली ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। देखो इसमें से एक आध स्टेटमेंट आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये वाला ऑप्शन देखो, स्टेटमेंट देखो, नेशनल लीडर्स अपोजिशन टू द कल्टीवेशन ऑफ इट। अब मुझे बताओ, ये बात कर रहे हैं 20वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में, उस टाइम पे नेशनल लीडर्स की सुनता कौन था? और स्पेशली हम बात करें इस तरीके की जो रेवेन्यू मॉडल्स होते हैं उनके, तो डेफिनेटली अगर नेशनल लीडर अपोज भी कर रहे हैं, तो उससे गवर्नमेंट या उसकी फंक्शनिंग को इतना कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना, कि टोटली डिक्लाइन ही हो जाए इंडिको कल्टीवेशन। ठीक है, तो ऑप्शन सी तो आप वैसे एलिमिनेट कर सकते हो, राइट। सेम बेसिकली प्रिंसिपल गोज विद द ऑप्शन डी आपका। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अगर कंट्रोल करेगी प्लांटर्स को बेसिकली, तो क्या चाहेंगे वो कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े ही ना। उसके चक्कर में ये तो नहीं कि जो इंडिगो कल्टीवेशन है वही कम हो जाएगा या उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। इसको बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आ रहा है ये वाला, कि बेसिकली जो वेलेस्ली है उसने फोर्ट विलियम कैलकाटा में क्यों बनाया था, फोर्ट विलियम कॉलेज। तो जब भी आप पढ़ते हैं ना, पहले स्टेटमेंट ये आता है कि ब्रिटिश, बेसिकली ये ब्रिटिश सिविलियंस जो कि इंडियंस हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए क्या करें, सॉरी, जो ब्रिटिश सिविलियंस इंडिया के अंदर जो रह रहे हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए क्या करें, तैयार करें, ट्रेन करें, है ना। बाद में जो है फिर इंडियंस भी बेसिकली सिविल सर्विसेज में कहती है, यहाँ पे सिविल सर्विसेज की बात हो रही है ना। तो पहला तो खुद सोचो ना, पहले एक कोई ऑप्शन देखो कितने अजीब लिखे हैं इसके अंदर, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा उनसे तो राइट। उसके बाद दूसरा आता है आपका कि ये चाहता था ओरिएंटल लर्निंग इंडिया में है ना, तो बिल्कुल भी नहीं चाहते ये सब बेसिकली क्या चाहते हैं कि इंग्लिश लर्निंग इंडिया में रहे, है ना, इस तरीके से। उसके बाद उसी पे उन्होंने ज्यादा एम्फेसिस भी किया। ही वांटेड टू प्रोवाइड विलियम कैरी एंड हिज एसोसिएट विद एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो डुएबल नहीं है ना, ये वाला जो ऑप्शन है। तो ये ही जो है सबसे ज्यादा डुएबल क्वेश्चन है और अप्रोप्रिएट है। तो वेलेस्ली का जब भी आप पढ़ोगे फोर्ट विलियम, तो सबसे पहले स्टेटमेंट ये आता है कि क्यों करा था बेसिकली, तो वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए क्या था, उनकी ट्रेनिंग हो सिविल सर्विस की इंडिया में। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर बेसिकली मेंशन है आपका कि इंडियन हिस्ट्री के रिफरेंस में उलुगन और द ग्रेट टुमुल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, है ना, सॉरी। तो इसका बहुत ही इजी तरीका बताता हूँ। अगर स्पेक्ट्रम बहुत ध्यान से पढ़ी होगी ना, तो जब आप पढ़ते हो बिरसा मुंडा रिवोल्ट, बिरसा मुंडा रिवोल्ट जब आप पढ़ोगे, तो उसके अंदर उलुगन वर्ड इन्हीं के लिए कहा गया है ना। तो बेसिकली बिरसा मुंडा के लिए उलुगन वर्ड का इस्तेमाल किया गया था। अगर आपने स्पेक्ट्रम अच्छे से पढ़ी है, तो डेफिनेटली यू कैन डू दिस क्वेश्चन। अगर नहीं भी पढ़ी ना, तो इस वाले क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हो, राइट, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी मच डायरेक्ट। अच्छा, एक और तरीका बताता हूँ, वो भी आपको कोई नहीं बताएगा। तो इस वर्ड का मतलब देखो, द ग्रेट टुमुल्ट, हिंदी पे जाओ, हिंदी ट्रांसलेशन देखना भी बहुत जरूरी होता है। तो ये रहा आपका महान उपद्रव। ऐसा, ये बेसिकली इसका मतलब क्या है, महान उपद्रव, यानी कि बेसिकली इन्होंने काफी ज्यादा उपद्रव मचाए, है ना। तो सबसे पहला ऑप्शन देखो, द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो क्या कभी किसी ने द ग्रेट टुमुल्ट बोला है इसको? बिल्कुल भी नहीं बोला। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला है, बहुत सी चीजें बोली है, लेकिन द ग्रेट टुमुल्ट आपने कभी नहीं सुना होगा। तो गो विद योर बेसिक बेसिक नॉलेज, राइट, कॉन्फिडेंस रखो उस पर, इस तरीके की। चलो, मपिल्ला रिवोल्ट, इंडिगो रिवोल्ट भी इस तरीके से नहीं हुआ, बिकॉज ये लीगली थे मोस्टली, तो है ना। तो उपद्रव जैसा कुछ भी नहीं था, छोटे मोटे वायलेंस हुए थे, यहाँ पे ज्यादा नहीं हुआ था। बिरसा मुंडा ऑन द अदर हैंड, बिरसा मुंडा ने नाक में दम करके रख रखा था इनके, है ना, गुरिल्ला वॉरफेयर, उसके अलावा काफी ज्यादा वायलेंस भी हुआ यहाँ पर, तो इसने काफी ज्यादा उपद्रव और नाक में दम कर दिया था अंग्रेजों को। तो बी और सी में आप जो है इनको करके देख सकते हैं। अगर भी, अगर जो है आपको इस तरीके से, अगर आपने पढ़ा नहीं है, और अगर आपको आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हो उसको। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को देखो, एंशियंट इंडिया में जो स्कॉलर्स और लिटरेचर्स हैं, उनको किस तरीके से यहाँ पर बेसिकली कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो पणिनि इज एसोसिएट विद द पुष्यमित्र शुंग, अमर सिम्हा इज एसोसिएट विद द हर्षवर्धन, एंड कालिदासा इज एसोसिएट विद द चंद्र गुप्ता सेकंड। वेरी वेरी बेसिक और बहुत ही सिंपल चीज है इसके अंदर। तो आपको जो है, अगर हमने डेफिनेटली पढ़ी ना एंशियंट हिस्ट्री, तो और जरा सा भी आर्ट एंड कल्चर पढ़ा होगा, उसके अंदर बेसिकली मेंशन होता ही है डायरेक्ट एनसीईआरटी का। कालिदास, कालिदास इज वन ऑफ द
जो बेसिकली दरबारी थे, चंद्रगुप्त सेकंड के, जिनको विक्रमादित्य बोलते हैं, है ना? तो उनके दरबारी थे ये। तो थर्ड तो आपका वैसे सही, तो फर्स्ट ऑप्शन वैसे हटा दो आप। पनीनी, अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया है ना थोड़ा भी टाइम पीरियड का, तो पनीनी जो है फोर्थ फिफ्थ सेंचुरी के हैं। और पुष्यमित्र सुंग ने क्या करा था? मौर्य डायनेस्टी को खत्म, मतलब जो उनके लास्ट रूलर थे उनको खत्म किया था, है ना? क्या नाम था? दशरथ, आई गेस, है ना? शायद दशरथ ही था, आप एक बार देख लेना। तो पुष्यमित्र शुंग बुद्धों से नफरत करते थे, ये सब है ना? राइट। तो ये फोर्थ फिफ्थ सेंचुरी के, और ये कहाँ फर्स्ट सेकंड बीसी के हैं। तो इनमें तो काफी ज्यादा टाइम डिफरेंस है। तो फर्स्ट में से आपका गलत हो जाता है, ये फर्स्ट आपका गलत। तो बी और सी में से आपका जो है, आपको क्या करना है इसमें, गेस करना है। तो 50-50% यहाँ पे चांस मिल जाते हैं आपके। देखो मैं अभी ये भी सॉल्व कर सकता हूँ ये अमर सिम्हा, क्योंकि पढ़ लिया ना अभी तो अपन ने। लेकिन मैं बता रहा हूँ एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एग्जाम के टाइम पे कौन कौन से तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो यार। राइट। तो अगर आपको मान लो सेकंड पता भी नहीं ना, तो भी 50-50% चांस है आपके पास, ठीक है? देखो ये वाला क्वेश्चन है, हम यहाँ पे बेसिकली देख क्या रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री वगैरह, ठीक है? उसके क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट, तो 19 से 20 क्वेश्चन आए थे इन सेक्टर्स, इन सेगमेंट से। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, दिखने में बहुत टफ लगेगा, लेकिन ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है पूरे पेपर का। देखो कैसे, कैसे मैं बता रहा हूँ आपको। पहला आता है आपका परिवाराजक, इनको क्या होता है? रेन्यूसिएशन वंडर्स, श्रमण, प्रीस्ट विद हाई स्टेटस एंड उपासक, ले फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धिज्म। अब आपको इतना पता होगा कि बेसिकली श्रमण का मतलब क्या होता है। श्रमण ट्रेडिशन के बारे में अगर आपने पढ़ा है ना, और पढ़ा ही होगा, बुद्धिज्म जैनिज्म अगर आप पढ़ रहे हो, तो श्रमण ट्रेडिशन तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। बिकॉज क्यों? इन्हीं को तो श्रमण ट्रेडिशन बोलते हैं। दे आर द ओरिजिन ऑन द बेसिस ऑफ द श्रमण ट्रेडिशन, राइट? तो श्रमण ट्रेडिशन इज नॉट रिलेटेड टू द प्रीस्ट विद द हाई स्टेटस, डेफिनेटली, है ना? तो श्रमण ट्रेडिशन से रिलेटेड अगर आप देखेंगे, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड है, तो उसमें प्रीस्ट का तो कोई काम ही नहीं है। तो टू हटाया आपने, ये गया टू, टू एंड टू, राइट? आपको ऑप्शन आ गया बी। इतना सिंपल है, देखो मैंने कहा ना सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। सेकंड अगर आपको पता है उपासक, डेफिनेटली उपासक बुद्धिज्म से रिलेटेड है, तो थ्री तो आपका वैसे सही है ना? तो सब कुछ पता होना जरूरी नहीं है, यूपीएससी भी नहीं चाहता आपको सब कुछ पता हो, लेकिन जो चीज पता होनी चाहिए एग्जाम के टाइम पे, प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या रहता है, कॉमन सेंस लगा करके आप उसको सोल्व करें, वो चाहता है जरूर। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर बेसिकली पूछ रहे हैं कि विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन एंशियंट इंडिया, द टाउन्स ऑफ घंटाशाला, कदुरा एंड चौल वर वेल नोन एज। कि पहला आता है आपका ऑप्शन पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड, है ना? दूसरा आता है आपका कैपिटल्स ऑफ पावरफुल किंगडम्स, प्लेसेस ऑफ एक्सक्विसिट स्टोन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, एंड नेक्स्ट है इंपोर्टेंट बुद्धिस्ट प्रिविलेजेस सेंटर्स। देखो बहुत ही सिंपल है, इसको एलिमिनेशन की तरह हम सॉल्व करेंगे। पहला आता है आपका, अगर ये क्या ये बुद्धिस्ट पिलग्रिमेजेस सेंटर है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर होता तो आपने सुना होता, डेफिनेटली पढ़ा होता, है ना? क्या ये कपिल वस्तु है? नहीं है ना? बोध गया है? नहीं है। तो वो रिलेशन है किसका? आपसे बुद्धिज्म से रिलेटेड, है ना? सारनाथ, इट्स रिलेटेड टू द बुद्धिज्म। तो ये सब चीजें, तो अगर बुद्धिज्म पिलग्रिमेज साइड होती तो डेफिनेटली आपने सुना होता। तो डी ऑप्शन आपका एलिमिनेट। नेक्स्ट आप बात करते हैं, देखो बहुत ही नैरो यहाँ पर बात कर रहे हैं, बहुत ही नैरो है इसका मीनिंग, है ना? तो इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन चलो छोड़ो इसको अभी, है ना? कैपिटल ऑफ पावरफुल किंगडम, तो मगध हुआ उस टाइम पे, बेसिकली कुंती हुआ, कोशाला हुआ। तो अगर उनकी कैपिटल्स होती तो आपने डेफिनेटली पढ़ा होता उनकी कैपिटल्स के बारे में, है ना? लेकिन आपको इतना पता है, चलो उनकी कैपिटल्स भी आपको नहीं पता ना, तो आपको ये पता है कि ये तो नहीं है, कदुरा नहीं है, चोल नहीं है, घंटाशाला नहीं है। तो आप ये वाला ऑप्शन भी गलत कर दो, ठीक है? यानी कि ये ऑप्शन गलत ही है ना? तो अब बात आपके पास ए एंड सी, तो यहाँ पर आपके पास 50-50% चांस हो गए नहीं हो गए? और तीसरा, अगर आप देखें तो गुप्ता पीरियड उस टाइम पे क्या था? काफी ज्यादा रिच, उस टाइम पे गोल्डन पीरियड भी बोलते हैं। तो अगर आप देखें तो बेसिकली मेसोपोटामिया या उसके बाद के बहुत से ऐसे इंडस वैली, जब भी से काफी ज्यादा फॉरेन ट्रेड चलता हुआ आ रहा है अपन के यहाँ पे, ठीक है? तो गोल्ड गुप्ता पीरियड में भी काफी ज्यादा बेसिकली क्या होता था? फॉरेन ट्रेड होता था, मिडिल ईस्ट में होता था, इधर साउथ ईस्ट एशिया में होता था। तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखें, तो भी आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना? तो लेकिन 50-50% चांस तो आपके यहाँ पे श्योर शॉट है, यानी कि बी और डी तो आप एलिमिनेट कर ही देंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इस वाले लेसन में बेसिकली हमने हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे, क्वेश्चन थे, उन सबको कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे जो दूसरे फर्दर टॉपिक्स है हमारे, ठीक है? तो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।